Assalamu alaikum, dear students. लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इक्वेशन थी, बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, उसे ड्राइव किया था आर्टिकल 3.1, जिसमें हमने जो स्टैटिक फ्लूइड्स की जो बेसिक इक्वेशन थी वो जो है ड्राइव की थी। उसका थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ कि वो इक्वेशन को ड्राइव कैसे किया था हमने। फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स को ड्राइव करते हुए हमने एक डिफरेंशियल कंट्रोल वॉल्यूम डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड एलिमेंट एज्यूम किया था, जिसकी डायमेंशंस dx, dy और dz ली थी। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देखें बने हुए हैं। ये डायमेंशन हमने x डायमेंशन ली थी, ये डायमेंशन हमने y डायमेंशन, और ये जो है वो z डायमेंशन ली थी। तो उस हिसाब से इसकी जो लेंथ, विड्थ और ब्रेड्थ थी वो हमने dx, dy और dz एज्यूम कर ली थी। उसके अलावा बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट था वहाँ पर हमने जो प्रेशर एज्यूम किया था दैट वाज P, और सबसे पहले जो ओवरऑल फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही थी उन फोर्सेस को एवेल्युएट किया था। तो उन फोर्सेस को एवेल्युएट करने के प्रोसेस के दौरान हमने ये कहा था कि जो ओवरऑल फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो दो तरह की हैं, और जो कि प्रेशर फोर्सेस हैं, सॉरी, बॉडी फोर्सेस हैं और सरफेस फोर्सेस हैं। बॉडी फोर्सेस में हमने बाकी तमाम टाइप की जो फोर्सेस थी उसको इग्नोर कर दिया था और सिर्फ सरफेस जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको एज अ बॉडी फोर्स एज्यूम किया था। जबकि सरफेस फोर्सेस जो कि थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट हैं, तो यहाँ पर जो सरफेस फोर्स है वो प्रेशर फोर्स को हमने एज्यूम किया था। तो प्रेशर फोर्स ऑन लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक फेसेस पे हमने जो प्रेशर फोर्स एज्यूम किए, देखें यहाँ पे पी से आप लोग राइट साइड पे आए हैं, राइट प्लेट की तरफ आए हैं, तो पार्शियल पी बाय पार्शियल पी वाई डायरेक्शन में चेंजेस इन प्रेशर, और साथ में अप टू द डिस्टेंस ऑफ dy बाय 2। तो डिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली यहाँ पर हाफ डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में है और पिछली प्लेट पे हाफ डिस्टेंस नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो पिछली प्लेट पे देखें नेगेटिव फॉर्म में है लेफ्ट वाली प्लेट पे, और राइट वाली प्लेट पे पॉजिटिव फॉर्म में है। और साथ में इन प्लेट्स का एरिया, तो ये जो राइट साइड की प्लेट थी इसका एरिया dx dz बनता है, लेफ्ट और राइट दोनों प्लेट्स का जो एरिया है। लेकिन जो प्रेशर है वो हमारे पास ये इन डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है, यानी कि टॉप पे इधर एक्ट करेगा, बॉटम पे नीचे से ऊपर एक्ट करेगा, फ्रंट पे जो है बाहर से अंदर की तरफ एक्ट करेगा, और बैक पे जो है ये पीछे से इधर इस तरफ को एक्ट करेगा। तो यूं ये हमारे पास था। तो राइट साइड पे प्रेशर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो नेगेटिव जी आया है, देखें यहाँ पे। और लेफ्ट साइड पे जो है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इस वजह से पॉजिटिव जी आया है, ये जो फोर्स एक्ट कर रही है। इसी तरह जो बॉटम होगी उसमें पॉजिटिव जी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और जो टॉप होगी उसमें नेगेटिव जी डायरेक्शन में। इसी तरह जो फ्रंट होगा उसमें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगी, और जो बैक होगी उसमें पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होगी फोर्सेस। तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस देखा। तो इसी तरीके से जो फोर्सेस थी वो हमने ये कहा था कि हम इन फोर्सेस को फ्रंट पे, आप देखें फ्रंट पे मालूम करना चाहूँ तो क्या आएगा कि मिडिल में पी था, फ्रंट पे आ रहा हूँ तो प्लस एक्स प्लेट पे आ रहा हूँ ना, मैं एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा हूँ। तो उसका जो प्रेशर अगर मुझे लिखना पड़ जाए, लेट सपोज फ्रंट वाले का, तो मैं क्या लिखूंगा, पी प्लस साथ में क्या भला, पार्शल पी चेंजेस इन
एक्स डायरेक्शन है क्योंकि फ्रंट जो है वो फ्रंट और बैक एक्स किसी लोकेशन पे मौजूद हैं। पार्शियल पी बाई पार्शियल एक्स, और कितना डिस्टेंस आया हूँ मैं फ्रंट प्लेट के लिए, डी एक्स बाई टू। फ्रंट पे है तो प्लस डी एक्स बाई टू, बैक पे है तो वो माइनस आ जाएगा, दरमियान में है। तो ये आ गया अब हमारे पास टोटल प्रेशर। अब हमने तो प्रेशर फोर्स मालूम कर रही थी, तो इसका एरिया कितना आएगा। अब ये जो हाइट है ये हमारे पास हाइट डी जी है, और ये जो विड्थ है दैट वाज डी वाई। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिस हमारे पास एरिया है दैट इज डी वाई डी जी। ओके, और ये जो प्रेशर है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो साथ में जो यूनिट वेक्टर आएगा कंप्लीट फोर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो नेगेटिव आई आएगा, तो वो नेगेटिव आई। तो ये लीजिए हमारे पास फ्रंट की तमाम जो है वो फ्रंट पे एक्ट करने वाली प्रेशर फोर्स आ गए। तो इसी तरह बैक पे एक्ट करने वाली, टॉप पे और बॉटम पे एक्ट करने वाले फोर्सेस को फाइंड आउट किया गया था। उसके बाद हमने जो बॉडी फोर्सेस थी तमाम की तमाम वो ग्रेविटी की वजह से थी, और फोर्स का फार्मूला एम ए होता है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एम जी लिख दिया हमने, और मास की जगह पे डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ गया। बाकी चीज़ें एज इट इज़ है हमारे पास। और तो बॉडी फोर्सेस की जगह पे डी वी की जगह पे डी एक्स डी वाई और डी जी यहाँ पे क्या कर दिया है, अ, वो रिप्रेजेंट कर दिया गया। फिर प्रेशर फोर्सेस लेफ्ट राइट फेसिस पे दो पे मालूम करके, फिर उसने कहा कि जो प्रेशर की वजह से जो तमाम सरफेस फोर्सेस हैं छः के छः फेसिस पे, वो क्या होगी, वो ये हमने सिक्स फेसिस पे एक्ट करने वाली तमाम की तमाम जो फोर्सेस थी वो देख ली। अब यहाँ से अगर हम बताना चाहें कि कौन सी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कौन सी है, तो ये एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव वाली है, तो इसका मतलब ये बैक है, बैक फोर्स वाला हमारे पास है प्रेशर फोर्स। ये प्लस में है तो इसका मतलब ये फ्रंट है, और ये वाई डायरेक्शन में है तो वाई में लेफ्ट और राइट थी, तो ये नेगेटिव वाली है, तो इसका मतलब ये हमारे पास लेफ्ट वाली है। ये जो है हमारे पास ये राइट फेस वाली है, और इसी तरह ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये हमारे पास बॉटम है, और ये हमारे पास टॉप फेस पे एक्ट करने वाली फोर्स है। तो आप इन फोर्सेस को अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये तमाम जो सिक्स फोर्सेस हैं वो सिक्स फेसेस के ऊपर एक्ट कर रही हैं, जो कि अपना रोल जिस वक्त प्ले करेंगी, तो ओवरऑल फोर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। फिर इन तमाम कंपोनेंट्स को हमने ऐड किया था कि कलेक्टिंग एंड कैंसिलिंग टर्म्स वी ऑब्टेन डी एफ एस इज इक्वल टू माइनस पार्शल पी बाई पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल पी बाई पार्शल वाई जे प्लस पार्शल पी बाई पार्शल जी के डी एक्स डी वाई डी जी। अब यहाँ पर ये जो टर्म जनरेट हो रही थी ये वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि एक बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट टाइप की जो क्वांटिटी है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पार्शल पी और पार्शल एक्स डेल अगर हम अप्लाई करवाएं पी पर, ग्रेडियंट ऑफ पी फाइंड आउट करें, तो वो ये बनता है पार्शल पी बाई पार्शल एक्स आई पार्शल पी बाई पार्शल वाई जे पार्शल पी बाई पार्शल जी के। तो इस सारी टर्म को जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मतलब इसको ग्रेडियंट ऑफ पी का या डेल पी का नाम दिया जा सकता है। तो ये सरफेस फोर्स को हमने एक और वे में लिख लिया कि सरफेस फोर्स एक्ट कर रही है। ये एक बॉडी फोर्स पहले हमने लिखी थी जिसमें रो जी डी एक्स डी वाई डी जी थी। तो फिर हम ये कहते हैं कि ओवरऑल जो एक्ट करने वाली फोर्सेस हैं उन सब को ऐड कर लिया था हमने, तो डी एफ इज इक्वल टू डी एफ एस, मतलब सरफेस और बॉडी फोर्सेस तमाम का जो सम है वो लिख लिया था। तो माइनस डेल पी प्लस रो जी डी वी। फिर अगर हम इसको डी वी पे डिवाइड कर देते हैं तो ये फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम तमाम की तमाम फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम आ गई थी डेल पी प्लस रो जी। और किसी भी फ्लूइड पार्टिकल के लिए न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ये डी एम और ए साथ में आ गया है, और डी एम जो है वो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है।
डी एफ ओवर डी वी इज इक्वल टू रो ए, ये हमने अभी फाइंड आउट की फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक इन जनरल जो रिलेशन है हमारे पास फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम का, क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो वहाँ से एफ इज इक्वल टू एम ए से ये रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, ए रो डी वी। तो फिर यहाँ से डी एफ ओवर डी वी जो आता है वो रो ए, और स्टैटिक फ्लूइड्स के फॉर्म में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, तो डी एफ ओवर डी वी इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे जब इक्वेशंस को, तो वो हमारे पास माइनस डेल पी प्लस रो जी इज इक्वल टू जीरो आया। या यूँ कह लें कि तमाम जो हमारे पास प्रेशर फोर्सेस और तमाम जो हैं वो बॉडी फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सरफेस फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम और बॉडी फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम, इन सब का सम क्या है हमारे पास, जीरो है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। फिर हमने इसको ये कहा कि इसको जो वेक्टर इक्वेशन है, तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो उसके एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट में लिख देंगे। तो हमने हर इक्वेशन पार्ट का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जी कंपोनेंट लिखा। फिर अगर हम ये देखें यहाँ पे जो डायग्राम हमने ली थी इस एग्जांपल के लिए यूज़ की थी, इसमें जो जी एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है या वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जो ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी यहाँ पर इसके ऊपर, वो ग्रेविटी यहाँ कहीं पे एक्ट कर रही थी, नेगेटिव ऑफ जी डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल ग्रेविटी है उसका सिर्फ हमारे पास जो ग्रेविटी की जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन है इस केस में, कि जो ग्रेविटी है या जो ग्रेविटेशनल ओवरऑल ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट कर रही है, जी एक्ट कर रही है, वो हमारे पास ना तो उसका एक्स कंपोनेंट है, मैं इसको आई जे के फॉर्म की बजाय ऑर्डर ट्रिपल की फॉर्म लिख लेता हूँ, ना एक्स कंपोनेंट है ना वाई कंपोनेंट है, इसका सिर्फ जी कंपोनेंट है, और वो भी जी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब आप एक्ट कर रही है, तो जीरो जीरो माइनस जी। तो ये मेरे पास उसकी ग्रेविटी की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस वजह से हमने क्या किया कि ग्रेविटी का जो कंपोनेंट्स आए हुए थे यहाँ पर ये, तो इसमें एक्स कंपोनेंट वाला, वाई कंपोनेंट वाले जी जहाँ पे भी था उनको जीरो कर दिया, तो पार्शियल पी पार्शियल एक्स इज इक्वल टू जीरो, पार्शियल पी पार्शियल वाई इज इक्वल टू जीरो, और पार्शियल पी पार्शियल जी इज इक्वल टू माइनस रो जी। अब यहाँ से एक और चीज़ हमें पता चली कि प्रेशर जो है ना तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना वाई पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ जी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास कोई भी फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टी सिर्फ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हो, मतलब एक्स और वाई पे तो अब ये डिपेंड ही नहीं कर रही, इसका मतलब ये सिर्फ जी पे डिपेंड कर रही है, तो जब हमारे पास कोई भी फ्लूइड फील्ड प्रॉपर्टी किसी एक वेरिएबल पर डिपेंड करे, तो हम ये कहते हैं कि उस वेरिएबल के लिहाज से जब उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो उस डेरिवेटिव को पार्शियल डेरिवेटिव के बजाय कंप्लीट डेरिवेटिव से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये देखें पार्शियल पी पार्शियल जी की जगह पे हमने डी पी ओवर डी जी लिख दिया इज इक्वल टू माइनस रो जी, और ये रो जी जो है ये हमारे पास स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला है, तो ये स्पेसिफिक वेट हमने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। रिस्ट्रिक्शंस हैं सारे प्रोसेस के दौरान कुछ, कि हम जो फ्लूइड ले रहे हैं दैट इज स्टैटिक फ्लूइड, ग्रेविटी को सिर्फ एक बॉडी फोर्स के तौर पर लिया जा रहा है, यानी कि जो इस्पेक्ट करने वाली फोर्स है वो सिर्फ ग्रेविटी है, और जी एक्सिस जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, इनके जी एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में लिया है। तो अंडर दीज अजम्पशंस हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड स्टैटिक है, और इस इक्वेशन को ये भी कहा जाता है दिस इक्वेशन इज द बेसिक प्रेशर हाइट रिलेशन ऑफ द फ्लूइड स्टैटिक, इसको प्रेशर हाइट रिलेशन का नाम भी दिया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन जनरल हम जब भी देखते हैं जो प्रेशर एक्ट कर रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मतलब एट रेस्ट भी है चाहे वो स्टैटिक फॉर्म में है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रेशर जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, वो हर वक्त जो है वो एक्ट कर रहा होता है उसके ऊपर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर एक्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा, जो प्रेशर फिर हमें नज़र आता है, ये जो प्रेशर मेजर किया जाता है, उस प्रेशर का नाम गेज प्रेशर है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से फालतू जितना होता है वो गेज पे हमें नज़र आता है। लेकिन इन ट्रू सेंस जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी तो किसी प्रेशर के हवाले से एक रेफरेंस लिया गया है, तो जो रेफरेंस वैक्यूम के लिहाज से लिया जाता है प्रेशर का, उसको आप लोग एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वैक्यूम के वाले से कुछ ना कुछ प्रेशर की वैल्यू मौजूद होती है, यानी कि उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पी एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। तो पी एटमॉस्फेयर से ऊपर जितना प्रेशर होता है वो हमें गेज प्रेशर नज़र आ रहा होता है, और एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर दोनों का क्या है हमारे पास, सम होता है। तो ये यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है, ये हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 101.3 किलो पास्कल है, या 14.696 पाउंड्स पर स्क्वायर इंचेस ऑफ एरिया, ये हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू है। ओके, ये आज जो हम चीज़ डिफाइन करने लगे हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर। Scientists and engineers sometimes need a numerical or analytical model of the Earth's atmosphere in order to stimulate climate variations to study, for example, effect of global warming. यहाँ पर ये बताया गया है कि साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिकल या एनालिटिकल मॉडल चाहिए होता है अर्थ एटमॉस्फेयर का, ताकि वो क्या कर सकें, डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं अकरिंग इन अर्थ एटमॉस्फेयर, उनको क्या किया जा सके, डिस्क्राइब कर सकें। देयर इज़ नो सिंगल स्टैंडर्ड मॉडल एंड इट, और उसके लिए कोई स्टैंडर्ड जो है वो मतलब सिंगल अडॉप्टेड मॉडल नहीं है, यानी कि एक से ज़्यादा टाइप के मॉडल जो हैं वो इन प्रैक्टिस हैं या मौजूद हैं। फिर an international standard atmosphere has been defined by the International Civil Aviation Organization। तो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ISA एब्रीवेशन, आप लोगों से चूँकि मैंने कहा हुआ है कि दरमियान में मैं आप लोगों से MCQs कुछ क्विज़ के तौर पे पूछ सकता हूँ, तो आपने याद रखना है कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लेना है। क्या ISA क्या है, ICO क्या है। देर इज़ आल्सो अ सिमिलर US स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, और उससे मिलता जुलता जो है वो US स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर भी है। द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द US स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज शोन इन फिगर 3.3, ये यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। एडिशनल प्रॉपर्टी वैल्यूज आर टेबुलेटेड एज ए फंक्शन ऑफ एलिवेशन इन अपेंडिक्स ए, ये भी अभी हम जाके अपेंडिक्स, इसके बाद ये दोनों आज वैल्यूज़ को देख लेते हैं, उस अपेंडिक्स को भी कि वो कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि आप लोगों को ये बुक मैंने शेयर की हुई है, तो बार बार वो जिक्र करता है कि ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो इनकी डिफरेंट और टेबुलेटेड वैल्यूज़ जो हैं अपेंडिक्स ए में, बी में, सी में वहाँ पे मौजूद हैं, तो हम आज उन अपेंडिक्स को भी देखेंगे। Sea level conditions of the US atmosphere are summarized in table 3.1। पहले तो इस टेबल को देखता हूँ, फिर उस फोटो को देखता हूँ, पर जो डायग्राम है 3.1 टेबल क्या कहता है, सी लेवल कंडीशन फॉर, क्योंकि मतलब यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट जो हैं वो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पर जिस मॉडल को डिस्क्राइब करेंगे दैट इज़ US स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, तो हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जस्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, विस्कोसिटी। इनके सैम्बल्स क्या हैं, टेम्परेचर का, प्रेशर का, डेंसिटी का, स्पेसिफिक वेट का, विस्कोसिटी का। तो अब इनके जो SI यूनिट्स हैं इसमें US स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर का यूनिट है दैट इज़ 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरीके से प्रेशर की क्या वैल्यू होगी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में, दैट विल बी 101.3 किलो पास्कल एब्सोलूट प्रेशर है ये। डेंसिटी की ये वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वेट को डिस्क्राइब नहीं किया गया ऐसे यूनिट में, और 1.789 मल्टीप्लाई बाई 10 पर -5 किलोग्राम मीटर सेकंड पर मीटर सेकंड पास्कल सेकंड।
अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, हम जब भी बात करेंगे कि अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, तो याद रखें जब यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो उसकी स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब जब भी कहा जाएगा तो ये वैल्यूज़ हमें प्रिपेयर होने चाहिए, ये वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जस्ट लाइक कांस्टेंट जैसे हम याद करते हैं, हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, फिर ऐसे ही जो इंग्लिश इंजीनियरिंग सिस्टम है उसमें भी हमारे पास ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए कि टेम्परेचर की, प्रेशर की, डेंसिटी की, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम तमाम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब भी स्टैंडर्ड मास्टर का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो हमें पता हो कि उससे मुराद ये है। ओके, इसी तरह अब यहाँ पे आ जाते हैं। ये इस टेबल की बात हो रही थी कि इस टेबल में क्या है जी, ये हमारे पास टेम्परेचर वेरिएशंस हैं कि जैसे जैसे आप लोग 10 किलोमीटर पे जाते हैं तो टेम्परेचर जो है यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर में जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड था अबाउट, ये रहा, जैसे कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो एज पर एलिवेशन हाइट चेंज करने से ये जो है जैसे ही हाइट 10 किलोमीटर पे आएंगे तो -56.5 यानी कि 11 किलोमीटर पे जाके ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू रहेगी 21.1 तक। फिर सडनली चेंज होकर 30 इंक्रीज करेगी दोबारा और 32.2 किलोमीटर पे जाके ये वैल्यू दोबारा से क्या हो जाएगी, -44.5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जैसे जैसे आप हाइट और बुलंदी पे जाएंगे तो फिर टेम्परेचर मज़ीद एक दफ़ा बढ़ेगा और फिर 40 टू 50 किलोमीटर के दरमियान में ये वैल्यू माइनस में रहेगी डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद फिर दोबारा क्या होगा, मतलब इंक्रीज करके आएगी। उसके बाद और ज़्यादा जैसे हाइट पे जाएंगे तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है जो, तो दोबारा से क्या होना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो ये विद एल्टीट्यूड हमें ये भी पता चल जाएगा कि जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक वैल्यूज़ हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट वेरी करती हैं। अब मैं चलता हूँ उधर जिस अपेंडिक्स का नाम ले रहा है कि अपेंडिक्स ए, अपेंडिक्स बी या अपेंडिक्स सी की जो हम बात करते हैं, फिर इन एग्जांपल्स की तरफ दोबारा से आऊँगा। ओके जी, उन अपेंडिसेस की अपेंडिक्स ए के अंदर उसने बताया है कि अपेंडिक्स ए में हमारे पास जो यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है वो मौजूद है। तो आज चूँकि मैंने आप लोगों को कहा कि वो अपेंडिसेस हम देख भी लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर या स्टार्टिंग जो अपेंडिसेस हैं वो किन वैल्यूज़ से रिलेटेड हैं या उनकी वैल्यूज़ हैं क्या, जो अपेंडिक्स ए के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं। तो ये हमारे पास अपेंडिक्स ए जो है वो आ गया है। देखें अपेंडिक्स ए के अंदर ये यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए ना उठाया जा सकता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का देखें यहाँ पे फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए डिस्क्राइब की है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला हमारे पास डेंसिटी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि हमने आम रूटीन में 1000 kg पर क्यूबिक मीटर ली हुई है, ठीक है ना। और डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए ये देखें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीमेंट कैसे आता है। ठीक है, वाटर का, ये वाटर के लिए टेबल बनाया हुआ है और ये जो हमारे पास है मरकरी के लिए टेबल बना हुआ है। टेबल सॉरी, जो ग्राफ बना हुआ है, टेबल्स ये हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ हैं। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट स्पेशली हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ तो हमें ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए। और पर्टिकुलरली वो लेट्स सपोज मरकरी है जैसे, ये जिनसे रिलेटेड एग्जांपल्स मौजूद हैं ताकि एग्जांपल्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी का वहाँ पे आ जाए। चूँकि अपेंडिसेस आप लोगों को अलाउ नहीं होंगे, टेबल्स वहाँ पे अलाउ नहीं होंगे, तो यहाँ पे मरकरी की वैल्यू तो एटलीस्ट आप लोगों को प्रिपेयर होनी चाहिए। वरना ये आप लोगों को दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग को पता हो कि ये कहाँ पे मौजूद है। और ये हमारे पास इसी तरीके से डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिफाइन किया गया है। इसी तरह कुछ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लिक्विड्स की, आइसेंट्रोपिक मॉडुलस है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, उनका आपस में एक रिलेशन दिखाया हुआ है। ये यूएस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर है जिसकी मैं बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ कि हम डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे क्या करते हैं, उनकी टेम्परेचर वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड सी लेवल के हिसाब से, मतलब प्रेशर ओवर प्रेशर एट सी लेवल, डेंसिटी ओवर डेंसिटी एट सी लेवल, उन वैल्यूज़ को हमने क्या किया हुआ है यहाँ पर डिस्क्राइब किया है इस टेबल के अंदर। ओके, तो
तो ये वो चीज़ें होगी, इसका मतलब ये यहाँ पे वो मौजूद हैं जिन अपेंडिसेस की बात की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपेंडिसेस और ये वैल्यूज़ कहाँ पर जो है वो लाई कर रही हैं, इनके बारे में हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब मैं दोबारा चलता हूँ अपने उसी टॉपिक की तरफ जहाँ से हमने कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, दैट वाज नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर वेरिएशन इन स्टैटिक फ्लो। हमने ये कहा था कि जैसे जैसे हम गहराई की तरफ जाते हैं, एज वी मूव टुवर्ड्स डेप्थ इन अ फ्लूइड, तो वैसे वैसे क्या होता है, हमारे पास प्रेशर जो है वो चेंज होता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा ही रिलेशन यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, या यहाँ पे भी इस रिलेशन से जो जस्टिफाई कर सकते हैं हम। तो वी प्रूव दैट प्रेशर वेरिएशन इन एनी स्टैटिक फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड बाय द बेसिक प्रेशर हाइट रिलेशन, कि हमने ये कहा है कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के अंदर जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रेशर वेरिएशंस को, वो इस रिलेशन के जरिए डिस्क्राइब कर सकते हैं। Although rho g may be defined as the specific weight gamma, it has been written as rho g। तो ये हमने इसको माइनस गैमा का नाम भी, स्पेसिफिक वेट का नाम भी दिया था। तो बहरहाल यहाँ पर पहली बात तो ये कि रो एंड जी दोनों ही हैं, दे आर कंसिडर्ड वेरिएबल। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट 3.6 we have to find pressure distribution, we need information about variations in both रो एंड जी। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ तो रो और जी दोनों के वेरिएशंस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ये तो हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, इसको एज अ कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। तो यही बात उसने की है। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग सिचुएशंस, ज़्यादातर सिचुएशंस में क्या होता है, द वेरिएशन इन जी इज़ निग्लिजिबल। जो ग्रेविटी है उसके अंदर तो वेरिएशंस जो हैं वो निग्लिजिबल ली जाती हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर ली जाती हैं। ओनली फॉर पर्पज ऑफ सच एज कंप्यूटिंग very precisely the pressure changes over a large elevation difference would be would the variation in g need to be included। लेकिन सिर्फ ये कि प्रेशर चेंजेस बहुत ज़्यादा, हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, आम रूटीन में हमने ये कहा कि प्रेशर जो जी की वेरिएशंस हैं वो क्या है, निग्लिजिबल हैं। लेकिन अगर हाइट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाए, हाइट चेंजेस बहुत ज़्यादा हों, हाँ उस केस में हम कह सकते हैं कि तब जी के अंदर जो वेरिएशंस हैं वो कंसिडरेबली हाई हो जाएंगी, या यूँ कह लें कि इतनी हो जाएंगी कि जिनको हम क्या कर सकें, एज्यूम कर सकें। ओके, unless we state the otherwise, we shall assume g to be the constant with elevation at any given location। यानी कि हम आम रूटीन में जब तक हमें कहा ना जाए कि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं हाइट में और जी कांस्टेंट नहीं है, तो अगर ये ना कहा जाए तो फिर तब तक तो हम क्या करेंगे, तब तक हम जी को एज अ कांस्टेंट ही एज्यूम कर लेंगे। ओके, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स में जो प्रेशर वेरिएशंस हैं, प्रेशर मेजरमेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या फार्मूला अप्लाई करवाएंगे। फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन फॉर कांस्टेंट ग्रेविटी पार्शियल पी बाय पार्शियल जी इज इक्वल टू माइनस रो जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जी को एज अ कांस्टेंट लिया था, तो ये हमारे पास वैल्यू आगे पार डी पी ओवर डी इज इक्वल टू कांस्टेंट। टू डिटरमिन द प्रेशर वेरिएशन वी मस्ट इंटीग्रेट एंड apply appropriate boundary conditions
इफ़ द प्रेशर एट द रेफरेंस लेवल, अब हम क्या करना है, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर इनिशियल और फाइनल कोई ना कोई इनकी वैल्यूज़ होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इनिशियल रेफरेंस लेवल को जी नॉट ले लेते हैं, और प्रेशर जो है वो पी नॉट ले लेते हैं, और फाइनल जो है हमारे पास किसी भी लेवल की जिसकी बात कर रहे हैं उस पर प्रेशर को पी और लेवल को जो है वो जी ले लेते हैं। तो पी नॉट टू पी डी पी इज इक्वल टू माइनस जी नॉट टू जी रो जी डी जी, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू माइनस रो जी जी माइनस जी नॉट इज इक्वल टू रो जी जी नॉट माइनस जी, इस नेगेटिव को अंदर अप्लाई कर दिया ना। अच्छा, for liquids it's often convenient to take the origin of the coordinate system at the free surface and measure distance as positive downstream from the free surface। अब यहाँ पर ये अजम्पशन लिया हमने कि हम यहाँ पर इसको रेफरेंस लेवल मान लें, इस हाइट को, ये जो हाइट है ना, इसको आप लोग इनिशियल हाइट मान लें, और हाइट इंक्रीज कर रही है कब, जब आप यहाँ से नीचे की तरफ मूव करें। मतलब यूँ कह लें कि हाइट बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग डेप्थ में जाना चाह रहे हैं, तो इस वजह से हमने ऐसा कुछ एज्यूम किया यहाँ पर कि रेफरेंस लेवल जो है वो फ्री सरफेस हमने ले ली है, जो उसकी हाइट होती है, जो तय हमें सरफेस की लिक्विड की नज़र आ रही होती है। लेट्स सपोज अगर आप लोग कैनाल की बात कर रहे हैं या किसी और ओपन चैनल की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर वाली जो सरफेस है, फ्री सरफेस जो है, उसकी हाइट को आप लोग रेफरेंस हाइट मान लें जी नॉट, और जो चेंजेस आ रही हैं वो फिर कहाँ ले जाएं, नीचे की तरफ ले जाएं। और हर नई वैल्यू देखने में छोटी होगी, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा होगा उसको हम हाइट का नाम दे रहे हैं। अच्छा जी, तो हम जी नॉट माइनस जी को क्या ले लेते हैं, हम जी नॉट जी को मान लेते हैं कि दैट इज इक्वल टू हाइट। यहाँ पे p माइनस पी नॉट, ये इंटीग्रेट करने के बाद p माइनस पी नॉट इज इक्वल टू रो जी, इस जी नॉट माइनस जी को हमने क्या नाम दे दिया, एच का नाम दे दिया, तो रो जी एच। Equation 3.7 indicates that the pressure distance between the 2 points in a static incompressible fluid can be determined by measuring the elevation difference between 2 points। तो ये इक्वेशन अब क्या बता रही है हमें कि प्रेशर डिफरेंस जो है हमारे पास, ये P माइनस पी नॉट, ये किसके बराबर होता है, ये एलिवेशन डिफरेंस के ज़रिए क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। एलिवेशन डिफरेंस का मतलब है कि हाइट जो है रो जी एच, उससे मेजर किया जा सकता है। अच्छा, ये उसकी एक स्पेसिफिक अब एग्जांपल है। इससे पहले इसको आर्टिकल को कंप्लीट कर लेते हैं। मैनोमीटर्स आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव डिवाइसेस यूज्ड फ्रीक्वेंटली फॉर प्रेशर मेजरमेंट। मैनोमीटर्स का यहाँ पे बात की गई है, तो मैनोमीटर्स क्या हैं, मैनोमीटर्स बेसिकली सिंपल डिवाइसेस हैं जो कि प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं। बिकॉज द लिक्विड लेवल चेंजेस इज स्मॉल एट लो प्रेशर डिफरेंशियल्स, अ यूट्यूब मैनोमीटर में बी डिफ़िकल्ट टू रीड एक्यूरेटली। अब हमें पता है कि जो यूट्यूब शेप होते हैं उसमें जो अगर लो प्रेशर हो या प्रेशर वेरिएशंस बहुत स्मॉल हो, तो उसका चूँकि हाइट के अंदर चेंज आनी होती है, उसका जो लिक्विड लेवल है या मरकरी लेवल है, तो अगर वो बहुत स्मॉल चेंजेस होंगी तो उसकी हाइट के अंदर जो चेंज हैं वो नज़र नहीं आएंगी या इतनी निग्लिजिबल होंगी कि हम उसको यूँ कह लें कि आइडेंटिफाई, बड़ा डिफ़िकल्ट होगा हमारे लिए उसको आइडेंटिफाई करना। द सेंसिटिविटी ऑफ अ मैनोमीटर इज measure of how sensitive it is compared to a simple water filled U मैनोमीटर। तो सेंसिटिविटी अगर उसकी देखनी है, तो सेंसिटिविटी हमने देखनी है कि अगर वो वाटर फील्ड मैनोमीटर हो तो उसके हिसाब से कितना ज़्यादा रिएक्ट करने वाला है और कितना कम। ज़्यादा रिएक्ट करता है तो सेंसिटिव है, कम रिएक्ट करता है तो इसका मतलब वो सेंसिटिव नहीं है। हमें मतलब जो है वो कंपैरेटिवली सेंसिटिव मैनोमीटर चाहिए होता है। स्पेसिफिकली इट्स द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैनोमीटर टू दैट ऑफ वाटर फील्ड यू ट्यूब मैनोमीटर के, वाटर फील्ड मैनोमीटर के हिसाब से जो डिफ्लेक्शन उसकी आती है वो सेंसिटिविटी है, ड्यू टू द सेम अप्लाइड प्रेशर डिफरेंस। कब, जब सेम प्रेशर डिफरेंस जो है वो अप्लाई किया जाए। सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय चेंजिंग द मैनोमीटर डिज़ाइन और बाय यूजिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट डेंसिटी।
और सेंसिटिविटी जो है वो किसी भी मैनोमीटर की क्या की जा सकती है, वो इंक्रीज की जा सकती है उसके डिज़ाइन को चेंज करके, या फिर जो है हमारे पास उनकी जो डिफरेंट डेंसिटीज़, कुछ ऐसे लिक्विड्स यूज़ करके जिनकी डेंसिटीज़ एक दूसरे से कंपैरेटिवली क्या हो, डिफरेंट हो। एनालिसिस ऑफ एन इंक्लाइंड मैनोमीटर इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर। ये अब उसकी इंक्लाइंड मैनोमीटर की एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, और एक इससे पहले वाले मैनोमीटर है। अब मैं इन दोनों एग्जांपल्स को सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर अ ह्यूमन इज 120/80 mm ऑफ मर्करी। अच्छा, याद रखें फ्लूइड मैकेनिक्स इतना ज़बरदस्त और ज़्यादा यूँ कह लें कि डेली लाइफ के अंदर यूज़ होने वाला सब्जेक्ट है कि इसकी अगर आप लोग एप्लीकेशन देखना शुरू कर दें अपनी सराउंडिंग में, तो आप लोग देखेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो आइदर लिक्विड या गैसेस फॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। तो हर उन जगह, हर चीज़ों में जहाँ पे लिक्विड और गैसेस मौजूद हैं, वहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अच्छा, तो ये बात होगी कि अपना रोल प्ले करेगी। और इवन इन ह्यूमन बॉडी जो जितना भी हमारा जो यूँ कह लें कि सांस लेने का जो प्रोसेस है, इसके अंदर जो गैसेस ट्रैवल कर रही होती हैं, और इवन जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड ट्रैवल कर रहा होता है हमारे पास ह्यूमन बॉडी के अंदर। By modeling a sphygmomanometer pressure gauge as a U-tube manometer, convert these pressure to pounds per square inches. Okay, हम अब क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर दिया हुआ है, स्फेमोमैनोमीटर इस टाइप का है कि ब्लड प्रेशर मेजर करना है। ये हमारे पास उसका जो है मरकरी इसके अंदर फील्ड है, इसका कोई पहले स्पेसिफिक लेवल था, ये लेवल था ए। लेकिन जब एयर ने आके प्रेशर एग्जर्ट किया, पहले ये ए प्राइम का मतलब है कि पहले इसका लेवल ये था, प्रेशर एग्जर्ट होने से, एयर का प्रेशर एग्जर्ट होने से ये कॉलम जो है ए प्राइम से चढ़ के कहाँ तक चला गया, बी तक चला गया। तो हाइट ये है एच। ठीक हो गया जी। हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन ए और ए प्राइम पे हम क्या करते हैं जी, अप्लाई करते हैं। पी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल पी रो जी एच है। कंडीशंस उसी तरीके से कि स्टैटिक फ्लूइड रिज्यूम करना है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, एयर डेंसिटी को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अप्लाइंग द गवर्निंग इक्वेशन बिटवीन पॉइंट ए प्राइम एंड बी, ए प्राइम और बी के दरमियान में हम क्या कर रहे हैं, इस गवर्निंग इक्वेशन को जब अप्लाई करते हैं तो प्रेशर एट ए प्राइम माइनस पी नॉट, पी बी को जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसने लिया है, पी बी लिख लिया, तो प्लस ये रो जी एच उसी तरह है, ये पी नॉट जो है परे जाके प्लस हो गया है, वैल्यू रो जी एच आ गया है। अब इस सारी वैल्यू की जगह पे यहाँ पर हमने क्या चीज़ लिखी है, जो डेंसिटी है रो जी एच, क्योंकि ये तो पी माइनस पी नॉट की वैल्यू आ गई ना, ये वैल्यू जो है। और इन जनरल हमारे पास जो ये सारे का सारा रिलेशन है किसके इक्वल होता है, रो जी एच के, और वो किसके बराबर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी। जाहिर है रो की जगह पे हमने क्या कर दिया, रो की जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर लिख दिया ना यहाँ पे, जो प्रीवियस फार्मूला भी हमने एक किया था। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया ना हमने, कि हम जब स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी की भी फाइंड आउट करते थे, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास किसके बराबर होती थी, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय
डेंसिटी ऑफ वाटर। अब मैं स्पेसिफिक डेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ मरकरी की, तो वो किसके बराबर होगी? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी का फार्मूला बनेगा डेंसिटी ऑफ मरकरी ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या आ जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। In addition, the pressure increases as we go downward from the point A prime to the bottom of the manometer and increases by equal amount if we return left branch of point A। वही बात कर रहा है कि प्रेशर जो हमारे पास है, जैसे जैसे हम ए प्राइम से डाउनवर्ड जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा, यानी कि बी से, बी को बल्कि उसने रेफरेंस स्टेट लिया और ए प्राइम को जो है वो बाद वाली स्टेट लिया हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखें ना, बाद वाली स्टेट ए प्राइम है और रेफरेंस स्टेट को उसने बी लिया हुआ है। ओके, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वेल, तो ये हमारे पास जो रिलेशन है, और वो कह रहा है कि ऐसे डाउन आते आते क्या करेंगे यहाँ तक कि हम पी ए पे पहुँच जाएं। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए प्राइम इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। अब यहाँ पर आके वो टेबल, वो अपेंडिक्स यूज़ होगा जो मैंने आप लोगों को आज दिखाया था इस लेक्चर के अंदर, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी फाइंड आउट करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी अपेंडिक्स से आप लोग ला सकते हैं इसकी वैल्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है, आपको वैल्यू प्रिपेयर होनी चाहिए। हाइट जो है, yields for systolic pressure height is equal to 120 mm of mercury। ये यहाँ पे उसने देखें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों दिए हैं, 120/80 दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो सिस्टोलिक के लिए हम एच जो है 120 और डायस्टोलिक के लिए एच जो है वो 80 यूज़ करके उस फार्मूले के अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी जो कि 13.6 है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1.96 स्लग पर फीट क्यूब, तो उसको फीट को सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। और लास्टली एच जो है वो 120 mm, तो उसको पाउंड पर स्क्वायर इंच में कन्वर्ट करने के लिए बाकी सारा काम किया है कि मिलीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट कर दिया है और फीट को जो है वो हमने जो है हाँ बस ठीक है, ये फीट एज इट इज़ रहा है। तो ये सो दैट के पाउंड पर स्क्वायर इंचेस पाउंड फोर्स पर फीट स्क्वायर बन सके, उस वजह से ये काम किया है। बाकी यूनिट कन्वर्शंस हैं स्मॉल। ऐसी एच इज इक्वल टू 80 के लिए ये आपने डायरेक्ट नहीं लिखना, बल्कि इसी तरीके से उन तमाम वैल्यूज़ में जहाँ पर हाइट सिर्फ 120 की जगह पे 80 पुट करने के बाद हमने वैल्यू निकालनी है। तो ये डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर्स हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि जो मैनोमीटर्स हैं, इसी रिलेशन को, प्रेशर हाइट रिलेशन को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट जो प्रेशर वैल्यूज़ हैं, प्रेशर डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर्स हैं जैसे कि, इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये इंक्लाइंड मैनोमीटर की एक एग्जांपल है मौजूद। ओके, मल्टीपल मैनोमीटर से पहले तक हम इसको देख लेते हैं इसी आर्टिकल में। ओके जी, इंक्लाइंड मैनोमीटर के अंदर सिचुएशन ये होती है कि ये हमारे पास जो कोई स्पेसिफिक जो लिक्विड है हमारे पास मौजूद है, ये एक रेजरवायर में मौजूद है और उसके आगे जो हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसके अंदर ये लिक्विड किसी स्पेसिफिक लेवल तक मौजूद है। एन इंक्लाइंड ट्यूब रेजरवायर मैनोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड एज शोन। इस टाइप का हमने मैनोमीटर क्या है, एक कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ड्राइव अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर द लिक्विड डिफ्लेक्शन एल। डिफ्लेक्शन एल के लिए, अच्छा अब ये देखें इसकी मेजरमेंट भी ना, चूंकि ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो इंक्लाइंड सरफेस में जो लिक्विड है, लिक्विड का जो टॉप फेस का जो पैटर्न होगा वो इस टाइप में होगा हमारे पास, कि हॉरिजेंटल के अलॉन्ग ये जो लाइन होगी। तो यहाँ पे भी आप एज पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब नहीं कट लगाएंगे, यहाँ तक अगर लेंथ है तो यूं करके आप लोग इसकी मेजरमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे भी देखें, लेंथ अगर मेजर की तो ऊपर जो एंगल था वही वाला एंगल यहाँ पे हमने बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ अगर रिज्यूम किया तो इस तरीके से दोनों लेंथ को क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है। तो ये पहली बात, तो ये सेंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है
क्योंकि लेवल जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग जो है वो डिस्क्राइब होगा इसका। अप्लाइड प्रेशर डिफरेंस जो है वो डेल पी है। हमने क्या करना है, obtain an expression for the manometer sensitivity and discuss the effect of the sensitivity of d d। ये d एक डायमीटर जो है हमारे पास वो जो बड़े रेजरवायर का डायमीटर है, और एक जो स्मॉल डायमीटर है ये हमारे पास जो डायमीटर ऑफ दिस स्पेसिफिक लिड है। ओके जी, अब इंक्लाइन ट्यूब जो है वो रेजरवायर मैनोमीटर हमें गिवन है। हमने एल का जो एक्सप्रेशन है, इस लेंथ का जो एक्सप्रेशन है, या फिर उसने यहाँ पर नाम दिया है लिक्विड डिफ्लेक्शन का नाम दिया हुआ है ना, कि लिक्विड डिफ्लेक्शन का रिलेशन फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ डेल पी, और उसकी सेंसिटिविटी की और डिफरेंट सेंसिटिविटी पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ बतानी है। सबसे पहले तो हम इक्वेशन वही लेंगे प्रेशर हाइट रिलेशन की, जो है P माइनस पी नॉट इज इक्वल टू डेल पी रो जी एच जो हमारे पास वैल्यू है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला है वो रो ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर है। अप्लाइंग द गवर्निंग पोजिशन इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। अच्छा, ये गवर्निंग इक्वेशन पॉइंट 1 एंड 2 का मतलब है कि इस हाइट पे और इस हाइट के ऊपर क्या करी है हमने, गवर्निंग इक्वेशन जो है वो अप्लाई कराई है। पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू डेल पी, और एक इसके बराबर रो जी एच। अब एच जो है वो हाइट प्लस हाइट, एच वन प्लस एच टू, क्योंकि एक इनका आपस में, क्योंकि याद रखिएगा जब हम बात कर रहे हैं ना इसकी, ये अपनी हाइट इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे, तो ये डाउनवर्ड जब होगी तो डाउनवर्ड इसी तरह नहीं हो जाएगी, बल्कि साइड पे जिस तरह हमने एक इफेक्ट देखा था मिनिस्कस इफेक्ट्स जैसे, इससे पहले हमने डिस्कस किए थे, तो वो मिनिस्कस बनेंगे देखिए इस तरह कॉर्नर्स पे, तो हम उससे ऊपर जहाँ पे इसके एजेस मौजूद हैं वहाँ पे हम इसकी हाइट लेते हैं, और ओरिजिनल हाइट के साथ इसका आपस में जो है इक्विलिब्रियम लिक्विड लेवल जो है, ये हाइट जो है वो H1 है। यानी कि जितनी देर में ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक हाइट इंक्रीज हुई है, इतनी देर में इस डॉटेड लाइन से नीचे वाली सॉलिड लाइन के फ्री सरफेस तक ये चेंजेस आई हैं। ये हाइट H1 है, वो हाइट H2 है, इसका मतलब टोटल हाइट का जो चेंज आई है वो H1 प्लस H2 है। अच्छा, अब ये फाइंड आउट करने के लिए H1 को या H2 को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ मैनोमीटर फाइंड आउट करते हैं, वो जो रेजरवायर था, और वो क्या होता है, जाहिर है हमारे पास सिलेंड्रिकल सिचुएशन है, तो फिर हम क्या करेंगे, पाई आर स्केयर एच जो था, आर जो है वो d/2 था, तो पाई डी स्केयर ओवर 4H1, और हाइट जो है वो एल से डिनोट की हुई है, तो H1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लेंथ ही आ गई मेरे पास। और इसी तरीके से यहाँ पे H2 की जो वैल्यू बन रही है वो एल साइन थीटा भी बन रही है। ये देखिए यहाँ से H1 यहाँ से यहाँ तक है ना, ये जो हाइट है, तो इसको एल साइन थीटा से हम क्या कर सकते हैं, डिनोट भी कर सकते हैं। H2 को, जी H2 की वैल्यू एल साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे थीटा बन रहा है। ओके, इन एडिशन फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ मैनोमीटर H2 इज इक्वल टू एल साइन थीटा, ये यही वाली वैल्यू है ना जो अभी, ये H2 है यहाँ से वैल्यू, तो L के हिसाब से जब इससे परपेंडिकुलर ड्रा कराएंगे तो हमारे पास ये देखें, ये जो अब हाइट, ये मैं दोबारा से इसको हाइट ड्रा करना उसकी, कि ये हाइट H2 है, और यहाँ पे एंगल जो है वो थीटा बन रहा है, तो H2 इज इक्वल टू एल साइन थीटा। तो H1 और H2 दोनों की जगह पे उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर दी, तो ये मेरे पास, इसको जब सिंपलीफाई करूँगा तो L का एक रिजल्ट आ गया है इन टर्म्स ऑफ डेल पी। अच्छा, फिर बाकी तमाम वैल्यूज़ की फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, H जो है डेल पी ओवर रो जी है, सेंसिटिविटी जो होती है हमारे पास वो L/H है, तो L की वैल्यू जो थी वो सारी वैल्यू लिख दी यहाँ पे ओवर H, तो डेल पी से कैंसिल आउट हो जाएगा जब L को H पे डिवाइड करेंगे तो, और जी बी
कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू जो है वो बच जाएगी। रो एल ओवर रो का जो रिलेशन इसके अंदर दोनों में आना था ना, रो एल ओवर रो, उसकी जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एल जो है वो कोई किसी भी स्पेसिफिक लिक्विड के लिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड डिस्क्राइब्ड तो है नहीं ना, तो ये हमने सेंसिटिविटी का रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ डिफाइन की गई हैं कि गेज लिक्विड और डायमीटर रेशो क्या है। तो इसको अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह जो लेक्चर है उसके अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने एज्यूम की हैं। ओके, ये अभी इसको नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर जो है वो कवर करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये तमाम की तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हमने एग्जांपल में की है, या फिर प्रेशर मेजरिंग जो रिलेशन फाइंड आउट किया है उसका जो यूज़ किया है, इसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।